नमस्कार, हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम बाट। देवम बाट पर हम आपको मिलवाते हैं ऐसे जुझारू नेताओं से जो नेता आपके हक हकीक की लड़ाई को लड़ते हैं और जो आपको मजबूत करते हैं। वैसे ही एक नेता से आपको मिलवाने के लिए लाया हूं, जो नेता पहले एक अध्यापक था। अध्यापक से धीरे धीरे कब ट्रांसफॉर्म हुआ एक लड़ाके नेता में, और छात्र राजनीति से निकला एक नेता जो आज सांसद बनने को जा रहा है। तो आइए मैं आपका सीधा रुख करता हूं किसान नेता, किसान केसरी श्रीमान अमराराम जी की तरफ। नमस्कार सर, आपका थोड़ा सा जीवन परिचय, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई पॉलिटिकल विदाउट बैकग्राउंड के आप यहाँ तक आए? ऐसा है कि श्री कल्याण कॉलेज जो राजस्थान का सबसे बड़ा महाविद्यालय था, पीजी महाविद्यालय, वहाँ 79-80 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। उससे पहले किशन सिंह ढाका रहा। उसके बाद कंटिन्यूस जब भी चुनाव हुए तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI जीतती रही है। वो वामपंथी विचारधारा से संपर्क में आने से निश्चित रूप से कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1 साल के लिए अध्यापक रहा। फिर गांव वालों ने सरपंच बनाया, 2 दफे सरपंच रहा। सरपंच रहते रहते 93 में विधायक, जो 93 से 2013 तक लगातार 4 टर्म से मैं विधायक रहा। और हमेशा जनता के मुद्दों को, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान, आम जनता के मुद्दे, जहाँ भी समस्याएं आई है, जनता को साथ लेकर के उस संघर्षों को लड़ने का काम किया और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को झुकाने का काम किया और जनता को जीत दिलाने का काम। आपने पहले भी एक बार सांसद का चुनाव लड़े हैं जी। उस बार आपका एक नारा लगा था, लाल लाल लहराएगा, अमरा दिल्ली जाएगा। वहीं एक बड़े पत्रकार थे, वो आए हुए थे सीकर पे, तो उन्होंने किसी से पूछा कि अमराराम जी जीतेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि अमराराम जी जीतने तो चाहिए लेकिन मैं वोट नहीं दूंगा, क्योंकि अमराराम जी चले जाएंगे तो पटवारी से हमारे काम कौन करवाएगा। क्या इसमें सच्चाई है? ये सच्चाई है, क्योंकि ये 1998 की बात है जी। उसके बाद बहुत पानी बह गया है। अभी 2024 है जी, 26 साल पहले की है। उस समय बिल्कुल 93 में मैं जीता था जी, और 98 का लोकसभा का चुनाव था। तो निश्चित रूप से लोगों को जिनको मैंने हराया था वो राजस्थान में तीसरे नंबर के नेता थे। एक जो कभी हारे नहीं, एक चुनाव हारे और उन्होंने 2 चुनाव हारे थे। वो आम जनता जब भी काम के लिए जाती थी वो कहते थे बड़ा काम लेके आओ। बड़ा काम उनके पड़ता नहीं था, छोटा काम वो करते नहीं थे। और जो हर व्यक्ति के काम पड़ता है, वो उन कामों को, मैंने समस्याएं इतनी भयंकर थी, उनको लेकर के लड़ने का काम किया और 1993 में उनको परास्त करके राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। कहीं इसमें आपका इशारा रामदेव सिंह महरिया की तरफ तो नहीं था? जी, वो ही मतलब राजस्थान में भैरव सिंह, हरदेव जोशी 10 चुनाव में 10 के 10 लड़े, 10 के 10 जीते। भैरव सिंह ने 1 चुनाव लूज किया 52 से लेकर के, और ये थे जो 52 का लूज किया और 71 का लूज किया। फिर 93 में मेरे से ही आए। नेचुरली वो राजस्थान की कैबिनेट में भी अनेक बार मंत्री रहे हैं जी। बड़े व्यक्ति थे, बड़े काम जनता के पड़ते नहीं थे, छोटे काम वो करते नहीं थे। इस बार आप सांसद का चुनाव हो चुका है, आप चुनाव लड़े हैं जी। इस बार आपका कैसा क्या माहौल है? बहुत ही शानदार माहौल है। तय रूप से जो आप नारे की बात कर रहे थे, 1998 में ही वो नारा था, लाल लाल लहराएगा, अमराराम दिल्ली जाएगा। लेकिन अब लाल तिरंगा 7 साल लहराएगा और दिल्ली अमरा जाएगा। आम जनता ने जो पिछले 30-35 साल का जो संघर्ष है, चाहे वो विद्यार्थी, नौजवान, किसान, बिजली की रेट का सवाल हो, कर्जा माफी हो, रावड़ा गढ़साना हो, और चाहे काले कानून के खिलाफ हो जी, तो संघर्ष रहा है। उससे आम जनता ने अक्रॉस द पार्टी लाइन भी छोड़ करके लोगों ने वोट दिया है। तो मैं समझता हूँ जो पिछले 14 और 19 में लोकसभा में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया था, निश्चित रूप से उसको तोड़ने का काम करेंगे।
और ये जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी का था, तो 10 साल जो वायदे के एक भी वायदा उन्होंने पूरा करने के बजाय उसके विपरीत काम, अंबानी और अडानी को मालामाल करने और देश की जनता को बेहाल करने का काम किया। उस कुशासन को समाप्त करेंगे और जनता का एक शासन, देश की सरकार में जनता का शासन कायम करेंगे। आपने इंडिया गठबंधन में इस बार साथ दिया, आप राजस्थान के ही लिए इंडिया गठबंधन में थे या पूरे भारत में इंडिया गठबंधन? नहीं, पूरे भारत में इंडिया गठबंधन है इस कुशासन को समाप्त करने के लिए। जो धर्मनिरपेक्ष वामपंथी जनवादी जो पार्टियां थी, उन्होंने ठीक 1-1.25 साल पहले इंडिया गठबंधन का निर्माण किया और उसका एक ही मकसद था, देश को बचाना, देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का। और मैं समझता हूँ वो लक्ष्य अभी पूरा होने जा रहा है। 2 चरण हो गए और उन 2 चरणों में जिस तरह से प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, निश्चित रूप से उनकी राजनीतिक जमीन किसकी है। और राजस्थान में भी जो 25 के 25 दोनों दफे लिए थे, अभी मैं समझता हूँ 50-50 और उससे आगे भी इंडिया गठबंधन जा सकता है, क्योंकि दोनों राउंड के चुनाव, फर्स्ट और सेकंड राउंड के चुनाव हो चुके हैं। राजस्थान संपूर्ण कंप्लीट हो गया और बाकी हिंदी भाषी क्षेत्र में थे जहां ये भारतीय जनता पार्टी हारने का काम कर रही है, जबकि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी पहले भी नहीं थी और जहां कर्नाटक में आई थी वहां भी वो परास्त हो गई। तो निश्चित रूप से अभी उनके लिए बहुत ही कुशासन को समाप्त करने का चुनाव। अभी आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि जैसे शेखावाटी के जो छोटे लीडर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, वो यह कहते हुए नजर आते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने गले की फांस को निकालने के लिए अमरा राम जी को माला पहना दी। और ऐसी ऐसी बातें आपने भी सुनी होंगी, ये नकारात्मक बातें आपके लिए और उनके लिए सकारात्मक। इस पर कोई जवाब, गोविंद सिंह डोटासरा ने आपका सहयोग किया या नहीं? नहीं, गोविंद सिंह जी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी ने नेताओं से लेकर के, राष्ट्रीय नेताओं से लेकर के नीचे कार्यकर्ता और मतदाताओं तक, न केवल कांग्रेस बल्कि हर इंडिया गठबंधन के जो संघ पार्टियां हैं, उन सब ने तन मन और धन से सहयोग किया। उसके लिए उनका आभार। ये तो जब उनकी जमीन खिसक रही है तो भारतीय जनता पार्टी और क्या कह सकती है। चुनाव तो इंडिया गठबंधन से कोई न कोई लड़ना था जी, और यहाँ से सीपीएम को इंडिया गठबंधन ने सीट दी और उसमें मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। तो निश्चित रूप से जो सहयोग है उसी का नतीजा है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के उम्मीदवार कहते थे हम 6 लाख से जीतेंगे, वो जो पिछली बार भी करीब 3 लाख के करीब से जीते थे और 2 दफे मोदी की लॉटरी में आए थे। मैं समझता हूँ अब आश्रम में जाएंगे और जो मूल काम था वो करेंगे और जो जनता की हक और अधिकार की राजनीति है, निश्चित रूप से वो देश की संसद में पहुंचेगी। सांसद बनते ही सबसे पहला काम जो आपके दिमाग में कई सालों से है, क्योंकि आप सांसद बनने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है और इस बार ऐसा लग रहा है कि आप सांसद बनेंगे, उन स्थितियों में सबसे पहला काम जो आप करेंगे? सबसे पहला काम अब तो है ये कुशासन में आम जनता के खिलाफ जितने भी कानून बने हैं, तय रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उन तमाम काले कानूनों को समाप्त करना हमारा पहला प्राथमिकता होगी। दूसरा, इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ी समस्या पेयजल की, आजादी के 8 दशक होने जा रहे हैं लेकिन आज भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। आज भी सर्दियों में गांव और कस्बे आज भी टैंकर से पानी खरीद के पीना पड़ता है और वो भी फ्लोराइड युक्त। जितने भी जल जनित बीमारियां हैं उन सबसे ग्रस्त है। सबसे पहला काम इस क्षेत्र के लिए पेयजल की व्यवस्था हो, औद्योगिक विकास में, बेरोजगारी में, महंगाई में जो लूट हो रही है, निश्चित रूप से उनसे छूट मिले। क्योंकि शेखावाटी और सीकर से बड़े बड़े लोग गए हैं लेकिन विकास के नाम पे आज की तारीख में, चाहे वो औद्योगिक विकास हो या अन्य कोई विकास हो, रेल का भी ब्रॉड गेज सबसे लास्ट में हो रहा है जी। और पेयजल के लिए जिस तरह तरस रही है और राजस्थान के हक और अधिकारों को जिस तरह से मारा गया, आज भी राजस्थान के हिस्से का पानी, चाहे यमुना वाटर हो, चाहे पौंग डैम में हो, आज भी वो नहीं मिल रहा है।
दूसरे प्रांत उनको उपयोग कर रहे हैं और राजस्थान की जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है। हमारी प्राथमिकता होगी कि वो हिस्से का पानी राजस्थान की जनता को मिले और उसमें भी प्रमुखता होगी पेयजल की, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सबके लिए हो। जी, आप कॉमरेड त्रिलोक सिंह के शायद शिष्य रहे हैं जी। और जो आप के ऊपर आरोप लगता रहा है कि अभी पिछले कुछ समय पहले भी एक वीडियो वर्तमान में सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा था कि जाट हॉस्टल को खराब किया गया, वहां से गुंडे प्रोड्यूस किए गए, गुंडे बनाए गए, ऐसा सा कुछ आपके बारे में कहा गया। तो उसमें सीधा सीधा टारगेट ये था कि कॉमरेड त्रिलोक सिंह ढाका जी और आप इनके प्रमुख थे और आपने गुंडे प्रोड्यूस करने का काम किया। उसके बारे में ऐसा है, किसान छात्रावास संघर्षों की उपलब्धि है जी। राजशाही और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके इस किसान छात्रावास की स्थापना हुई थी और वो इसी के लिए हुई थी। उस समय लगान से लूटा जाता था, बेकार से लूटा जाता था और यहाँ की रियासत से समझौते में किसान रुक सकें, किसानों के बच्चे पढ़ सकें, इसके लिए छात्रावास की स्थापना हुई थी। और उससे लेकर के आज तक, चाहे अंग्रेजों और राजशाही को खत्म करने का सवाल हो और चाहे जनतांत्रिक व्यवस्था में जिस भी सरकार ने जी। कोई भी आम जनता पे हमला किया है तो निश्चित रूप से इसी छात्रावास से संघर्षों की बेला रही है। इसलिए जो भी राज सत्ता में रहे हैं, चाहे वो अंग्रेज रहे हैं, चाहे सामंत रहे हैं या उसके बाद में कोई भी राजनीतिक दल रहा है, जब भी किसानों पे कुटाराघात किया, इस छात्रावास ने उन सरकारों को झुकाकर जनता को जीत दिलाने का काम किया है। और वो आज दोनों केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए ऐसे निराधार आरोप ही लगा सकते हैं क्योंकि राजनीतिक जमीन खिसक रही है जी। तो निश्चित रूप से इस तरह के वाहियात आरोप लगाना जी उनकी फितरत में है। अभी आप देख रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं क्या क्या नहीं कह रहे हैं, मतलब जिस तरह से बौखलाहट भरे जब देश का प्रधानमंत्री जो 10 साल से प्रधानमंत्री है, जो कहता है कि सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अब राजनीतिक उनको डिफीट मिल रही है, तो जिस तरह की बातें कह रहे हैं मैं समझता हूँ कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं कह सकता, गली का गुंडा भी नहीं कह सकता। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी प्रतिष्ठा है, सबसे बड़े आज तो मैं समझता हूँ चाइना से भी ज्यादा आबादी के वो प्रधानमंत्री हैं जी। और इस तरह की भाषा जो बोल रहे हैं, मतलब इंडिया गठबंधन जीतेगा तो पाकिस्तान उनकी इंतजार कर रहा है, चीन उसकी इंतजार कर रहा है, वो मंगलसूत्र ले जाएंगे। मैं समझता हूँ मंगलसूत्र जो उन्होंने पहनाया था उसकी तो उन्होंने कभी इज्जत की नहीं 70 साल में जी। इसलिए लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज देश की जनता जान चुकी है, जो भी वायदे किए एक भी वायदा पूरा करने के बजाय अंबानी अडानी को मालामाल किया और देश की जनता को बेहाल किया। इसलिए उनको ब्याज सहित चुकाने का काम इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप लगभग 4 दशक से राजनीति में हैं जी। आप 4 दशक से राजनीति में हैं और 9 से 10 आंदोलन, बड़े आंदोलन कर चुके हैं। छोटे आंदोलनों की कोई गिनती है नहीं। तो आप जब आंदोलन करते हैं उस वक्त आपकी मंशा क्या रहती है? क्योंकि राजस्थान में अब तक कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी की कभी सरकार रही नहीं, तो आपकी तो लड़ाई होनी, तो वो अब आपको कभी गुंडे कह देते हैं, आप ही के पार्टी के लोग अपने आप को बागी बताते हैं। अब आप बागी हो कि गुंडे हो? ऐसा है, राजस्थान की किसान और आम जनता को आजादी के बाद राजनेताओं ने जिस तरह से उनके साथ विश्वासघात किया आंदोलनों में, मैं समझता हूँ चाहे वो 86 की बिजली का आंदोलन हो, चाहे बाजरे की लेवी का सवाल हो, ये राजनीतिक दल सब के सब जितने भी दल थे वो राज सत्ता के साथ थे। लेकिन ये संघर्ष ही था, चाहे वो बाजरे की लेवी थी, चाहे गेहूं की लेवी थी, चाहे बिजली की रेट बढ़ोतरी का सवाल था, चाहे कर्जा माफी का, चाहे काले कानूनों के खिलाफ। सत्ता पक्ष ने अक्सर आपके ऊपर भी बड़े मुकदमे दर्ज करवाए हैं। आपके ऊपर अब लगभग कितने मुकदमे हैं? अब कोई मुकदमा नहीं है। जब मैं उनकी राजनीतिक जमीन छीन रहा था, जब उन्होंने खूब मुकदमे लगाए, दर्जनों मुकदमे भी लगाए, जेल में भी जाना पड़ा, मारने की भी कोशिश की, लेकिन जनता का विश्वास था कि वो अपने
योजना सफल नहीं हो। जनता अक्सर आपका संपूर्ण सहयोग करती रही है जी। लेकिन चुनाव तक आते आते जैसे आप आंदोलन करते हैं उसमें बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, बड़े लोग इकट्ठा होते हैं। आपके आंदोलनों में एक बात ये भी देखी गई है कि आप जब आंदोलन करते हैं तो सारा खाना वगैरह खुद ही बनाते हैं, सारा कुछ जो आंदोलनकारी होते हैं वही अपने घरों से लेकर आते हैं और सारा कुछ नहीं होता और वो सारा मैनेजमेंट भी वही होता है। आपको कोई पार्टी से फंड नहीं लेना होता, कोई बड़े नेताओं से आपको संपर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन जो चुनावी समय होता है उस वक्त उन आपके वोटरों को क्या होता है ऐसा कि इतना ज्यादा वो वोटों में ऐसा है कि राजनीति अल्टरनेट राजनीति नहीं है जी। अभी राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अल्टरनेट में है। अब आप देखेंगे 35 साल से हर 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस रहती है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी के लगातार 4 दफे जी 93 से 2013 तक मेरे को अनट्रिप्ट राजस्थान की विधानसभा में भेजा है जी। और न केवल भेजा है बल्कि पूरे राजस्थान की आम आवाम की लड़ाई लड़ने का काम किया और सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी आपको मिला। गोविंद सिंह जी डोटासरा और मेरे को मिला है। बाकी सीकर जिले में कोई विधायक नहीं है। और निश्चित रूप से अभी भी जो पार्लियामेंट के चुनाव में जो दिल्ली संसद में जो देश का भाग्य का फैसला होता है, पिछले 30 साल से इस सीकर और शेखावाटी और राजस्थान की आवाज देश की संसद में नहीं है। मैं समझता हूँ वो आवाज पहुंचेगी। और जहां तक सरकार का सवाल है, मैं समझता हूँ जो 1984 में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद वाले 303 से राज कर रहे हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं कर सकती। तो वो जनता के बीच में अल्टरनेट बनने का सवाल है। और जिस तरह से आर्थिक नीतियां 1990 के बाद ली गई है, वो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का जो दौर 2008 से शुरू हुआ था, आज 2024 में भी सब बेल आउट देने के बाद में भी पूरे दुनिया के अंदर इन आर्थिक नीतियों के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष हो रहे हैं। ऐतिहासिक किसान आंदोलन भारत में भी हुआ है। तो पहली बार आज़ादी के इस 75 साल में पहली बार ऐसा किसान मजदूर नौजवान की एकता का संघर्ष हुआ। और वो न केवल दुनिया के स्तर पर बल्कि विकसित राष्ट्रों में भी, फ्रांस जैसे, इंग्लैंड जैसे, अमेरिका जैसे, उनमें भी इन नीतियों के जो कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए नीतियां हैं और आम जनता को त्रस्त करने वाली हैं। तो निश्चित रूप से जब भी आर्थिक मंदी आई है तो साम्राज्यवाद का अंत हुआ था जी, सामंतवाद का अंत हुआ था। और निश्चित रूप से अभी पूंजीवाद के खिलाफ जो संघर्ष है, इस मंदी का समाधान निश्चित रूप से आम जनता की सरकार के माध्यम से ही हो। आपके ऊपर एक आरोप ये भी लगता है कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। अब कम्युनिस्ट है तो विचारधारा एक होगी, क्योंकि आप लेनिन को भी मानते हैं, लेनिन विदेशी हैं। अब आप लेनिन को भी मानते हैं तो चाइना में जो सरकार है वो कम्युनिस्ट पार्टी की है, CPIM की। अब वो कहते हैं कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवादियों का सहयोग करती है। अब आप कहते हैं कि हम पूंजीवादियों के खिलाफ हैं। अब आप यदि भारत में आपकी सरकार आती है तो कहीं आप पूंजीवादियों के पक्ष में ना बैठ जाएं, ये भी तो डर हो सकता है। ऐसा है, भारत आजाद हुआ 47 में, 2 साल बाद में चीन आजाद हुआ। जहां तक कि आबादी की हमारे जो पूंजीवादी राज सत्ता में रहे हैं 75 साल में, वो एक ही तरक देते रहे हैं कि देश में आबादी बहुत है। तो हमसे ज्यादा तो आबादी चाइना की थी। हमसे 2 साल बाद में आजाद हुए, आज वो अमेरिका से टक्कर ले रहा है। तो दुनिया का साम्राज्यवाद का सरगना अमेरिका उससे घेरने की कोशिश कर रहा है। जो विकास चीन ने किया है उसकी तुलना अगर भारत से आप करेंगे, और ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए वो टेक्नोलॉजी भी लेनी पड़ती है। लेकिन आज शिक्षा में, चिकित्सा में, औद्योगिक विकास में, मानव विकास में जो अफीमचियों का देश कहा जाता था, आज क्या स्थिति है आप देखिए। विकास के मापदंड में देखिए, आज अमेरिका किससे से घबराता है। तो पहले रूस था, अभी चीन को घेरने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मानव कल्याण का सबसे बड़ा राजनीतिक कोई विचारधारा है तो वो मार्क्सिज्म है। सवाल ये नहीं है न्यूटन ने आविष्कार किया,
तो मार्क्सवाद केवल कोई मार्क्स का नहीं है, पूरी दुनिया के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किस तरह से शोषक वर्ग और शोषित वर्ग के बीच में किस तरह से कंट्राडिक्शन चलता है, संघर्ष चलता रहता है जी। और वो सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था है समाजवाद से साम्यवाद, जिसमें वर्गविहीन समाज होगा, सबको विकास का संपूर्ण मौका मिलेगा। केवल वही एक व्यवस्था है जो सब बुराइयों को समाप्त करके एक मॉडल समाज व्यवस्था दे सकता है। वो केवल कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट विचारधारा ही। जी। आपको गोविंद सिंह डोटासरा के साथ इन चुनावों में खूब देखा गया जी। आपकी ट्यूनिंग भी अच्छी हो गई होगी उनसे, तो कभी उन्होंने अच्छी थी हमारी, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कांग्रेस में आ जाइए? नहीं, किसी ने नहीं कहा, न कांग्रेस में आने के लिए कहा और न जाने के लिए और मैं तो 4 दफे विधानसभा में रहा हूं, जब भी 2 दफे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भी मेजोरिटी नहीं थी, निर्दलियों को बढ़ाया, लेकिन किसी ने ऑफर देने की हिम्मत न भारतीय जनता पार्टी में थी न कांग्रेस में थी। लेकिन आज जो राजनीतिक देश की स्थितियां हैं, जिस तरह से संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है, मैं समझता हूँ ये राजनीतिक परिस्थितियां सबको एकजुट होने के 14 और 19 में सब अपने अपने पार्टी से लड़ रहे थे, लेकिन इस राजनीतिक परिस्थिति जो देश में पैदा की है, वो पार्टी जो देश के आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ थी, उनकी गुलामी कर रही थी, उनकी पदचंपी कर रही थी, उन पर माफी मांग रही थी, वो आज देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही है और देश को अंबानी अडानी के हवाले कर रहा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करते थे और अब वो अंबानी अडानी की कंपनियों की गुलामी करते हैं। तो निश्चित रूप से आज इस देश की जनता को, देश के संविधान को बचाने का सवाल है। सवाल अमराराम और गोविंद सिंह डोटासरा का नहीं है, ये तो हम माध्यम है। बाकी आम जनता जनतंत्र में जनता करती है और मैं समझता हूँ जो भी देशभक्त हैं, जो जनता के साथ खड़े हैं, वो इंडिया गठबंधन में है और बहुत ही मेहनत उन्होंने की है और मैं समझता हूँ जनता ने जो समर्थन दे रहे हैं। अब की बार आपने चुनाव प्रचार में खूब दम लगाया और इस बार चुनाव प्रचार में आपके कुछ मुद्दे रहे, जिन मुद्दों के लिए हमको कहा गया कि ध्यान आकर्षित कीजिएगा, आपके द्वारा नहीं किसी अन्य के द्वारा। जैसे एक तो आर्मी को लेकर कोई मुद्दा आपके पास आया होगा कि यदि आप बनते हैं तो उन्होंने कोशिश करी है कि वो कांग्रेस भाजपा दोनों के पास गए हैं, लेकिन अब की बार उनकी आपसे उम्मीदें हैं, तो क्या आप वो? ऐसा मैंने तो हमेशा ही दम लगाया है। अब जनता क्योंकि 1998 में 1,98,000 वोट आए थे और 2,25,000 वाला जीता था, ऐसा नहीं कि दम नहीं लगाया। अब जनता का समर्थन वहाँ पहुँचते पहुँचते नहीं पहुँचा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ मुद्दों का सवाल है, मैंने कहा ना अग्निवीर योजना लेके आई है सरकार, तो इस देश के सुरक्षा के लिए, देश के जवानों के लिए सबसे खतरनाक है। इसी तरह नई शिक्षा नीति लेके आया, तो जितने भी चाहे वो किसानों के काले कानून वापस ले लिए हों, लेकिन एमएसपी की आज भी गारंटी नहीं है। देश के मेहनत कश जो सुई से लेके हवाई जहाज बनाता है, उनके 44 कानून संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों से लड़के और अंग्रेजों के बाद देश की जनतांत्रिक सरकारों से लड़के लिए थे, उन सबको समाप्त करके 4 मजदूर संहिताएं बना दी गई हैं। तो उन सबको समाप्त करना, वो काले कानूनों को समाप्त करना और जनता के हक में सत्ता कानून बनाना, ये हमारा सबसे प्राथमिक, चाहे वो गारंटियां हैं तो मजदूर की, किसान की, महिला की। आज जिस तरह से दुर्गति हो रही है, मैं समझता हूँ आज जिस तरह से महिला पहलवानों ने दुनिया में डंका बजा करके गोल्ड मेडल लेके आई, आज ब्रजभूषण सिंह की जगह उसके बेटे को टिकट दी जा रही है। किसानों को कुचलने वाले गृह राज्य मंत्री टेनी को खुद को दी जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की सरकार किसके साथ है। देश के न किसान के साथ, न मजदूर के साथ, न विद्यार्थी के साथ, न नौजवान के साथ है। इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी कि इस कुशासन से मुक्ति मिले, जितने काले कानून उन्हें वो सब समाप्त हों, जनता के हक में कानून बने और देश का खजाना, देश की 90% जनता के पक्ष में खर्च हो, न केवल नेता और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। जी, एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं? मैं आपको बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। मैं सीकर ही कॉलेज में पढ़ा हूँ, शोभा सरिया के पास,
आपका एक आंदोलन था, उस वक्त हम कॉलेज में आते जाते आपको देखते थे। आज आपका कुर्ता कुछ ज्यादा सफेद है, ये इंटरव्यू को लेकर या कुछ? वैसा है कि नया पुराने फट गए, नया सिलाया तो सफेद ही पहनता हूँ मैं तो। पहले कॉलेज में पैंट बुर शर्ट पहनते थे, और जब कॉलेज से निकलने के बाद, सरपंच होने के बाद आज सफेदी कुछ ज्यादा है। सफेदी हो सकती है। ये चुनाव जीतने की खुशी तो नहीं? चुनाव से पहले ही सिलाए थे, पुराने फट गए। और मेरे साथ जो भी कार्यकर्ता है वो भी मजाक करते हैं कि आप चुनाव के वक्त कॉलर फटी हुई कमीज पहनते हो। तो चलो, ये तो आपका ये प्रोटोकॉल नहीं होता कि जैसे आप अभी चुनाव लड़े हैं, अभी हम आपको देख रहे थे, आप अकेले ही आए, आपके साथ कोई लाव लश्कर नहीं, एकदम सिंगल आए थे आप, कोई नहीं आए, अपने ऑफिस की तरफ चले गए। 20 साल एमएलए भी रहा। जब मैं इस तरह का तामझाम मैं पसंद भी नहीं करता। आप बस में गए? बस मैं अभी भी चलता हूँ मैं बस में, कोई बड़ी बारी बात जयपुर विधानसभा के लिए पहली बार बस में गए थे आप? गए था। उस वक्त क्या किस्सा हुआ था? किस्सा हुआ था कि आपको ये था कि जो सुरक्षा गार्ड है, वो जो आप कह रहे वो ये है कि एमएलए आएगा, 10 उसके साथ होंगे, आगे से जाके कहेंगे एमएलए साहब आ रहे। जब अकेला जाएगा साधारण कपड़ों में, तो कौन सुरक्षा गार्ड ये मानेगा कि ये विधायक है? तो मैंने कहा मैं विधायक हूँ और ये सर्टिफिकेट है। उसने कहा सॉरी सर, मैं जो मेरे दिमाग में एमएलए का पिक्चर है वो आप में नहीं है। तो ये सुरक्षा गार्ड के साथ ही नहीं हुआ, रोडवेज में कंडक्टरों के साथ भी हुआ। अच्छा। कि वो एक दफा का वाक़ा है कि मैं जयपुर से यहाँ आ रहा था, उन्होंने कहा आप एमएलए हो ही नहीं सकते। मैंने कहा भाई एमएलए हूँ, ये मेरा पास है। फिर उसने गाड़ी रोक दी रिंग्स थाने में, तो उतर के गया कि साहब एक फर्जी एमएलए है। तो थानेदार ने कहा साला जानता नहीं, इसका नाम अमरा राम है, 2 से एमएलए। तो ये क्योंकि लोगों के दिमाग में एमएलए का पिक्चर है, सफेद नील दी हुई होगी, 10 गाड़ियों के साथ आएगा, 10-20 लोग साथ होंगे, आगे से जाके कहेंगे एमएलए साहब आ रहे हैं। तो आम जनता के विधायक के रूप में रहे, और विधायक रहते हुए भी मैं 8 दिन 13 दिन लोगों के बीच में सड़क पे सोया हूँ। तो एमएलए को ये शिकायत है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कि अमरा राम विधायक के लिसी करता है। तो मैंने कहा भाई आम जनता बनाती है, तो आम जनता के बीच में रहना कोई गुनाह नहीं है। इस बार आपने वीरेंद्र सिंह के सामने चुनाव लड़ा, जो नारायण सिंह के बेटे हैं। उन्होंने पहले विधायक का चुनाव उनके सामने लड़ा, अब वो आपके साथ थे, क्या पूरा सहयोग किया उन्होंने? सभी ने किया। मैंने कहा ना, एक वीरेंद्र सिंह नहीं, सभी ने। ऐसा है जितना भी गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, सबने आमने सामने लड़ा है। 14, 19 विधानसभा, तो आमने सामने लड़े हैं। जब भी तो भारतीय जनता पार्टी 35 वाली राज कर रही है, 65 वाले देख रहे हैं। इसलिए ये पूरा देश में गठबंधन हुआ, देश में गठबंधन हुआ तो राज्य में गठबंधन हुआ। और मैं समझता हूँ इसको सब पार्टियां जो ये महसूस करती थी वही इंडिया गठबंधन में। और दूसरा वो आरोप लगाते हैं एनडीए वाले, इसमें तो 28 है, उनके तो 38 हैं। उनको इसकी फिक्र लगती है कि 28 एक जगह इकट्ठे क्यों हो गए, क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। इसलिए ये राजनीतिक स्थितियां पैदा हुई है, और निश्चित रूप से चुनाव आमने सामने में लड़े। उनको उनके सामने नहीं, उनके पिताजी के सामने लड़ा। मैं 2013 में जब 2000 हो गया, उनको परास्त भी किया। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे अग्रणीय रोल चौधरी नारायण सिंह जी ने निभाया कि अब राजनीतिक परिस्थितियां हो सकता है हम आमने सामने लड़े हों, लेकिन आज इस देश के कुशासन को मिटाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर के तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और मैं समझता हूँ राष्ट्रीय नेताओं से लेकर के राज्य के नेता, जिले के नेता, कार्यकर्ता और मतदाता में तन मन और धन से जब भी कुशासन मिटेगा। जी, सुना है आप ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। जी, आप कर रहे हैं, 2 और सांसद उम्मीदवार थे, वो भी रखवाली कर रहे हैं। अब मेरी किसी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक दिखावे की राजनीति है। अब आपको डर है कि दिखावे की राजनीति है? अब आप अंदाजा कीजिए किस तरह से जनतंत्र की हत्यारी भारतीय जनता पार्टी है। इसका तो टेलर तो चंडीगढ़ के मेयर में आपने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा है। मतलब 35 वोटों में से 8 वोटों को रिजेक्ट कर देती है।
कैमरे के सामने कर देती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये जनतंत्र की हत्या है। और वही हत्या नहीं है, अभी आप सूरत और इंदौर में देखिए, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से लास्ट में विड्रा करा लेते हैं। मतलब किस तरह से जनतंत्र की हत्या। जो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कांग्रेस मुक्त, मुख्य विपक्षी दल आज के देश में जो कांग्रेस मुक्त, इसका मतलब तानाशाही लेना चाहते हैं। इसलिए सवाल जब मेयर के चुनाव में ये कर सकते हैं, जब अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने के लिए मुख्य विपक्षी दल का प्रलोभन दे करके, और ये पूरे 10 साल का इतिहास देखिए आप, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मतलब चुने हुए किसी पार्टी से जाए, केवल कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दीजिए, बाकी पार्टियों को खरीद के कि कोई जीत जाए, कोई बहुमत ले आए, सरकार हमारी हो। धन के लालच से, पदों के लालच से, ईडी और सीबीआई का उपयोग करके जिस तरह से पूरे विपक्ष को समाप्त करने की, आज देखिए देश में 2 मुख्यमंत्री, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के सामने ले आइए, ये अवैधानिक गिरफ्तारी है। मतलब किस तरह से विपक्ष को समाप्त करके, शायद देश के संसदीय इतिहास में 50 से लेकर के आज तक पहली बार है जिसमें 150 से ज्यादा विरोधी सांसदों को संसद से बाहर करके कानून पास कर दिया। मैंने कभी भी संसद में बिगर चर्चा के पास नहीं हुई है। विधानसभाओं में होते रहे हैं, बजट भी होते रहे हैं, बिल भी पास होते रहे, संसद में इससे पहले मैंने कभी भी बिगर चर्चा के बिल पास होते हुए नहीं देखा। ये है जिसमें 10 बिल पास कर दिए। एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं आपसे, इस बार आपका चुनावी खर्चा क्या रहा? खर्चा जितना जनता ने दिया है उतना हमने खर्च कर दिया। शायद अभी हिसाब चल रहा है, तो जितना जनता देती है उतना खर्च कर देते हैं। यही हमारा चुनाव का हिसाब। और मैं समझता हूँ कांवड़ त्रिलोक सिंह के बाद अमराराम ही होगा जो त्रिलोक सिंह से भी ज्यादा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़े जी। और त्रिलोक सिंह जी की यही इच्छा थी कि इस इलाके की आवाज देश की संसद में पहुंचे, और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह का सहयोग और आशीर्वाद जनता ने दिया है, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से उनकी भी जो इच्छा थी वो 2024 में पूरी होगी। आपके बारे में बड़ी किवदंतियां हैं कि जैसे अमराराम ऐसे थे, थोड़े बदमाश टाइप के थे जवानी के दिनों में कुछ। मैं तो बदमाश नहीं था, जनता के विद्यार्थी के लिए लड़ता था। तो फिर आपने शिक्षक की नौकरी ज्वाइन क्यों करी? तब आप एसएफआई के नेता थे, एसएफआई में थे, आप काम कर रहे थे छात्रों के लिए, आपका लक्ष्य राजनीति था। आपने 1 साल के लिए मास्टर की नौकरी करी। 1981 में आपने अपना मास्टर से इस्तीफा देकर राजनीति में ज्वाइन कर ली, सरपंच चुनाव लड़ा, 1981 में आप चुनाव जीत गए। तो मास्टर की नौकरी करने की जरूरत थी? ऐसा है, कोई घर से 20 साल तक परिवार वालों ने पढ़ाया था, तो राजनीति के लिए नहीं पढ़ाया था। और इसीलिए मैंने सरकारी नौकरी पहले पंचायत राज में की और 6 महीने के बाद में शिक्षा विभाग में आ गया। उस समय एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी। आप बीएड करके आए हैं, एसटीसी करके आए, रोजगार कार्यालय में आप रजिस्ट्रेशन कराइए और जो ही उनके मेरिट में नंबर आता है वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। तो न कोई परीक्षा थी, न कोई इंटरव्यू था। लगा, और लगने के बाद में निश्चित रूप से तमाम गांव में तमाम राजनीतिक दल, मेरे गांव में कांग्रेस की आज़ादी के वक्त के पूरे राजस्थान के अध्यक्ष लादूराम जी जोशी थे। उन्होंने कहा कि पार्टियों का सवाल नहीं है, गांव में जो विकास करा सकता है, क्योंकि 77 में जब गवर्नमेंट बदली थी पहली बार, जनता पार्टी की आई, तो काम के बदले अनाज योजना, तो नेत्रवास में मेरे से पहले जो अध्यक्ष रहे कामड़ किशन सिंह डाका, उसने बहुत बढ़िया काम करवाए थे। और हमारे गांव में सरपंच थे एक रिटायर्ड कंपाउंडर, तो डरते डरते काम करते थे, कोई काम हुआ नहीं। तो सब ने बैठ के कहा कि हमारे गांव का सरपंच भी नेत्रवास के सरपंच की तरह होना चाहिए। लोगों ने चर्चा की, तो वैसे आदमी तो है लेकिन वो तो सरकारी नौकरी करने लगे। तो मेरे चचेरे भाई पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने कहा उनसे तो मैं बात कर लूंगा और उनसे छुड़वा भी दूंगा। उन्होंने बात की तो मैंने कहा भाई देखो, ये गांव वाले तुम सब
विचारधारा के लोग कह रहे हो, लेकिन कल ये कहोगे इसको वोट दो, इसको वोट दो, तो मैं नहीं दूंगा। और जब मैंने हाँ भर ली, लोगों ने भी कह दिया कि भाई हम आपको विकास के अलावा कुछ भी वोट के लिए नहीं कहेंगे। तो हमारे विरोधी थे वो सब गए, जिनको हमारे परिवार वाले 40 साल से वोट दे रहे थे, उन्होंने कहा कि शाम को दूध पिला रहे हो। तो मेरे फादर तो एक्सपायर हो गए थे, मैं जब कॉलेज में प्रेसिडेंट था, लेकिन मेरा एक ताऊ था, उसने कहा कि प्रधान जी आपको 40 साल वोट दिए जब, तो आपको बहुत बढ़िया लग रहा था, अब मेरा बेटा अगर सरपंच बन रहा है तो शाम लग रहा आपको। तो नेचुरली ये बात राजनीतिक उनको दिख रहा था कि ये अब कॉलेज में भी मेरे को हराने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, मैं जीत गया। वहां भी फिर कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, तो एक ही परिवार पूरी पंचायत में सोनी था, उसको पैसे देके खड़ा किया। क्या बढ़ना था, 250 वोट आए, पूरे गांव वालों ने पैदल चल के वोट दिए। 2 दफा सरपंच रहते मैं विधायक हो गया। मेरे को मारने का घर बैठा था। 22 अप्रैल 87 को यहाँ फायरिंग के कारण 14 साल का 9वीं क्लास का कानाराम यादव शहीद हुआ। मैं गांव में बैठा था, लालूराम जोशी जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे उनके पास बैठा था, लेकिन FIR दर्ज की गई तो सबसे ऊपर मेरा नाम आया। मेरे को घेर के IG गांव को घेर लिया था, वही किसान घेर लिया, कहा जिंदा या मुर्दा आना चाहिए। अच्छा, मेरा अपराध यही था कि मैं जनता की लड़ाई लड़ता था, और वो अगर अपराध मानती है वो पार्टियां, तो मुराराम वो अपराध बार बार करेगा। पुलिस में उस वक्त रेसर हुआ करते थे जो दौड़कर पकड़ने के लिए आए थे, वो भी लेके आए। आपने उसका आमना सामना कर लिया था, आप सामने हो गए थे उसका? आमना सामना क्या, मेरे गांव से बाडवा से 1 किलोमीटर पे है। जब घेरा तो मैंने घेरा तोड़ के गया, तो 50 मीटर स्टैंड से पहले था, मेरे से 50 मीटर वो रेसर पीछे थे। उन्होंने आवाज लगाई कि चोर है चोर है, तो मेरे को गुस्सा आया, तो मैं वापस दौड़ा उनकी तरफ। तो वो आपके सामने हो गया, फुर हो गए। फिर वहां से उन गांव वालों ने मेरे को एक ऊंट उपलब्ध कराया। मैं चला, मेरे से पीछे मेरे से बड़ा भाई ऊंट लेकर के मेरे को आगे पहुंचाने के लिए गया, तो उन पे फायरिंग की, और गनीमत रही कि वो बच गए। और मैं समझता हूँ वो मेरे पे भी वही करते। आप मेरे जब भाई पे उन्होंने फायरिंग कर दी, तो मेरे को भी वो जान से ही मारना चाहते थे, लेकिन जनता है, जनता ने बचाया। और मेरे को गुस्सा इसलिए आया कि साला चोर कह रहा है, भाई मेरे को और कुछ भी कहते हैं, तो जनता के लिए लड़ रहा है। तो नेचुरली वो जो सत्ता में होते हैं ना, आप अंग्रेज भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी खाई थी, उनको आतंकवादी कहते हैं। आज भी आतंकवादी लिखा जाता है भारत में, जब भी कोई सरकारी कागजात पे भगत सिंह का नाम। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोई भी लड़ता है ना, तो उसको वही शब्दों से अलंकारित किया। अब आप सांसद बनेंगे तो उस वक्त आप एक कानून तो ला ही सकते हैं, ये नाम तो हटवा ही सकते हैं, ये एक ड्राफ्ट तो डाल ही सकते हैं आप। नहीं बिल्कुल करेंगे। अभी आप ये देखिए कि अभी भी NDA की सरकार बनेगी, तो हमारी राजनीतिक ताकत इतनी नहीं होगी। केवल कम्युनिस्ट पार्टी है जो 96 में प्राइम मिनिस्टर दे रही थी ज्योति बसु। हमने कहा हम जो सोचते हैं वो नहीं लागू कर सकते, तो केवल प्राइम मिनिस्टर बनने से नहीं होगा। ज्योति बसु को गठबंधन के लिए कहा गया था कि गठबंधन कर लो, उन्होंने नहीं किया। अब आप बात लाए हैं, तो ज्योति चंद्र बसु को कहा गया था कि 5 सांसद कम थे उनके पास, कहा गया था कि गठबंधन कर लो, आपने नहीं किया, आपकी पार्टी ने उस समय नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। 96 में जो संयुक्त मोर्चे की पार्टियां थी वो सब मिलकर के कह रही थी ज्योति बसु को संयुक्त सरकारें चलाने का सबसे बड़ा अनुभव देश में उन्हीं को है, इसलिए उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। हमारी पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने कहा कि हम जो नीतियां किसान मजदूर के लिए लागू करना चाहते हैं वो हमारी राजनीतिक ताकत अभी नहीं है, इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। आप देखेंगे कि 2004 में मनमोहन सिंह को बनाया, जब भी 61 सांसद लाल झंडे के थे, उन्होंने समर्थन दिया। 5 MPओं पे एक मंत्री बना रहे थे, मंत्री नहीं बने। लेकिन नरेगा है, सूचना का अधिकार है, आदिवासियों को जो जमीन पे काबिज है उनको सबको पट्टा मिल गया, आदिवासी को नहीं मिला था, क्योंकि आदिवासी तो जंगल में रहता था, पहले खेती भी नहीं करता था, जंगल के उत्पादों से अपना काम चलाता, फल फ्रूट दूसरी चीज। क्या आपको लगता है कि इस बार कई लोग मानते हैं कि इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारत में तानाशाह हो? नहीं, वो तो कह रहे हैं, खुले रूप से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 400 आ जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। मतलब देश में
राजशाही में अंग्रेजों में जो पिछड़े हुए थे, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिनको संपत्ति का अधिकार नहीं था, जो मनुवादी व्यवस्था थी जिसमें दलित को, आदिवासी को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, ओबीसी को पढ़ने का राइट नहीं था, बराबरी का सामाजिक अधिकार नहीं था। आज भी दलितों के साथ जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, आदिवासियों के साथ हो रहा है, वही ओबीसी के साथ होता। यही से कबाटी है जब खूड़ी में गोलियां चली है, इसी को लेकर के बराबरी के सामाजिक अधिकार के लिए। उनके लगान के खिलाफ 1935 में गोलियां चली है उद्दन में, 5-5 तो रिकॉर्डेड है, और उसमें घायल हुए वो दर्जनों लोग शहीद हुए। तो आजादी खून दे के लिए है, बराबरी का हक लड़के लिया है, और आज वो सबको समाप्त करना चाहते हैं। तो नेचुरली इससे तानाशाह, वो और की छोड़िए, अपनी पार्टी में नहीं है। शिवराज सिंह 4 दफे के मुख्यमंत्री थे, पर्ची से मुख्यमंत्री बैठा दिया। वसुंधरा राजे राजस्थान में एकमात्र नेता ऐसी थी आज की तारीख में, भैरव सिंह के बाद। इसको पूरा राजस्थान जानता है। 2 दफे वसुंधरा ने जो मेजोरिटी का मैजिक है 101, वो 120 लेके आई, फिर 163 लेके आई, लेकिन उसको पर्ची मुख्यमंत्री जो पहली बार बढ़ा, उसको पर्ची मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठा दिया, और वसुंधरा को, शिवराज सिंह को। तो अपनी पार्टी में भी जिस तरह की तानाशाही की है, मैं समझता हूँ खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता त्रस्त है इसकी तानाशाही से। और निश्चित रूप से तीसरी बार अगर आ गया तो न संविधान बचेगा न देश बचेगा, केवल अंबानी अडानी बचेगा, मोदी और अमित शाह बचेंगे। जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम आपको सांसद बनकर लड़ाई लड़ते हुए देखना चाहेंगे। इस टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता के पास मुद्दे पूछाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे किसान केसरी अमरा राम जी। वैसे तो किसान केसरी कई लोग कहे जाते हैं जो अपने नाम के आगे खुद लगाते हैं, लेकिन इनके नाम के आगे इनको खुद को लगाने की जरूरत है। अभी हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप द बम्बार्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।